नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे मुंडरू जो श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 60 से 65 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव का इतिहास जानते हैं। दर्शकों, आज हम पहुंचे गांव मुंडरू और मुंडरू गांव के युवा साथी हमारे सहयोगी हैं। तो आज इनसे जानते हैं मुंडरू गांव का इतिहास। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर, आपका परिचय? दीपेंद्र सिंह शेखावत। सर, आज हम आपके गाँव मुंडरू में पहुँचे हैं। मुंडरू गाँव की स्थापना कब और किस काल में की गई थी? मुंडरू इस दुर्ग की स्थापना 1622 ईस्वी में ठाकुर हृदयराम जी ने की जी। और दुर्ग की नींव की स्थापना करने के बाद में उन्होंने क्षेत्रपाल के रूप में यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनवाया। जी। जो हनुमान जी के अंदर प्रतिमा बनी हुई है वो आसपास की 7 पवित्र नदियों की मिट्टी से बनाई गई है। जी। 1622 में दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया। उसके बाद में जैसे ही दुर्ग का निर्माण संपूर्ण हुआ जी। उसके बाद में ठाकुर हृदयराम जी ने गांव की स्थापना 1652 ईस्वी में आगे की। जी। तो दुर्ग में लगभग आप मान लो इतना लंबा समय जो था वो दुर्ग के निर्माण कार्य में और परकोटे के लिए दिया गया था। जी। ये कार्य ठाकुर हृदयराम जी ने अपने कामदार रंगशाह को दिया था। रंगशाह को ठाकुर साहब ने 3 काम दिए थे जी। कि एक तो अपनी देखरेख में दुर्ग का निर्माण करवा देना, दूसरा कार्य था कि पूरे 52,000 बीघा की ये जो जागीरी थी जी। इसके परकोटे का कार्य करा देना और एक पानी के लिए व्यवस्था कुएं की। जी। तो दुर्ग का निर्माण रंगशाह जी ने करवा दिया, कुएं का निर्माण करा दिया। कुआं आज भी मुंडरू गांव में प्रसिद्ध है, साहवाला कुआं के नाम से जिसे जाना जाता है। जी। और जो चारों तरफ परकोटा कराने का ठाकुर साहब ने आदेश दिया था वो रंगशाह ने नहीं करवाया। जी। तो जब ठाकुर साहब पधारे गांव में तो ठाकुर साहब नाराज हो गए कि परकोटे का कार्य रंग साहब ने क्यों नहीं करवाया। जी। तो रंगशाह ने बताया कि साहब आप परकोटा किस लिए करवा रहे थे? रक्षा के लिए ही तो करवा रहे थे। जी। तो मैंने जो मुंडरू के 52,000 बीघे की जागीरी की चारों तरफ की जमीनें हैं जी। वो गौचर और ब्राह्मणों को दान में दे दी है। और जो जमीन ब्राह्मण और गौचर में दी गई है वो स्वतः उनकी रक्षा ठाकुर जी करेंगे। ये जवाब सुनकर ठाकुर साहब प्रसन्न हुए और उसके बाद में गांव निर्माण का जो आगे का कार्य है वो प्रारंभ हुआ। जी। सर, जो गांव है मुंडरू शब्द, इसका नाम कहाँ से निकल के आया था? हुकुम मैं आपको बताऊं कि जो मुंडरू शब्द है जी। वो मुंड शब्द से बना है। मुंड का अर्थ होता है शीश। जी। तो महाभारत काल में मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बरवृक्ष से उनका सर मांगा था जी। तो वो सर आज भी मुंडरू में स्थित है। तो उसी की आकृति की जिस अपन पहाड़ी पे खड़े हैं वो मुंड की आकृति की ही वो पहाड़ी है। जी। जी। इस वजह से इस गांव का नाम मुंडरू रखा गया। और जो बरवृक्ष का जो सर है जी। जी। उसकी पूजा श्याम जी के रूप में आज भी मुंडरू में की जाती है। जो जहाँ हम खड़े हैं इस पहाड़ी पे ये गढ़ बना हुआ है, सर इस गढ़ का निर्माण किन परिस्थितियों में किया गया था? इसका निर्माण जो ठाकुर हृदयराम जी थे उनके पास शिशु रानौली की 12 गांवों की जागीरी थी। जी। लेकिन आपसी मतभेदों की वजह से, आपसी सेकाऊ सरदारों के मतभेदों की वजह से उस समय परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको उचित लगा कि कहीं दूर पे एक सुरक्षित अपना ठिकाना स्थापित किया जाए। तो उन्होंने शिशु से निकलकर ये 7 गांवों की जागीर ठिकाना था मुंडरू, यहाँ पे आकर अपने सुरक्षात्मक दृष्टि से इस गढ़ का निर्माण करवाया और पहाड़ी पे इस तरीके से कराया कि चारों तरफ से जो दुश्मनों के आक्रमण होते थे उनके लिए सुरक्षित रहे। जी। जी। प्रमुख समस्या थी कि पहाड़ी के ऊपर पेयजल का क्या साधन हो। तो आप देखेंगे अभी पीछे एक कुंड है, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था के लिए वो बारिश का पानी इकट्ठा होता था यहाँ पे। जी। जी। सर, बात करते हैं इस गढ़ को लेके। हृदयराम जी ने इस गढ़ की स्थापना की तो ये जगह उन्होंने क्यों चुनी? इसके पीछे क्या कारण था यही जगह चुनने का? हुकुम इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो तात्कालीन परिस्थितियां थी उस समय दिल्ली पे जो राज था वो मुगलिया सल्तनत का था। जी। तो उस समय आक्रमण जो हुआ करते थे मंदिरों को तोड़ने के लिए वो अधिकांशतः इसी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में बहुत जगह पे हुए। जी। पास में औरंगजेब का शासन था और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने दिल्ली सल्तनत हासिल कर ली। तो उसके बाद में जो ठिकानेदार थे उनका प्रमुख उद्देश्य ऐसे था कि ऐसी जगह को अपना ठिकाना बनाया जाए जहां से वो युद्ध सुरक्षित रूप से कर सके। तो ये जो आप पहाड़ी पे दुर्ग देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कुछ जगह जहां से बंदूक द्वारा नीचे से आने वाले पे आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। जी। 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 तो अगर ऊपर कम संख्या में भी फौज है, सैनिक है, तो अपन एक बड़ी संख्या में जो दुश्मन सेना है उससे अपन युद्ध कर सकते हैं। जी। जी। सेफ्टी के लिए इन्होंने सुरक्षा प्रमुख कारण था। जी। बात करते हैं इस कुंड को लेके। तो इस कुंड को बनाने के पीछे क्या रहस्य है?
देखिए, जो किसी भी गढ़ का निर्माण होता है तो उसमें प्रमुख आवश्यकता के रूप में जो चीज़ होती है वो होती है पानी। जी और राजस्थान में तो पानी की वैसे ही किल्लत रही है हमेशा से, तो जो कुंड, सरोवर, तालाब ये जो भी रहे हैं ये अपनी राजस्थान की जल संचय की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। जी ठाकुर साहब ने जब यहाँ पे किले का निर्माण करवाया तो उसमें प्रमुख आवश्यकता थी कि यहाँ पर जल की क्या व्यवस्था हो। जी तो ये एक खड्डे नुमा एक आकृति थी, ये काफ़ी गहराई में यहाँ पे एक खड्डा था। जी उसके चारों तरफ एक परकोटा करा के उस जगह को कवर किया गया जी ताकि बारिश का जो पानी है वो यहाँ पे इकट्ठा हो सके, जी जी जिसकी वजह से जो भी ज़रूरत का काम होता था जिसमें पानी चाहिए वो सारा पानी यहीं से यूज होता है। जी अभी भी जो ठाकुर जी के लिए, यहाँ पे हनुमान जी के लिए जो भी प्रसादी वगैरह बनती है वो इसी पानी से बनाई जाती है। जी। सर, इस पहाड़ी से और क्या दंत कथा जुड़ी हुई है? इस पहाड़ी से दंत कथाएं जुड़ी हुई है महाभारत काल की। जी मान्यताएं हैं कि जब पांडुपुत्र भीम खिचड़ी बना रहे थे एक हांडी के अंदर, मटकी के अंदर, जी जी और बाकी चारों भाई बैठे थे, धीरे धीरे जैसे ताव बढ़ा, खिचड़ी मटकी के बाहर निकलने लगी। जी तो भाइयों ने उनसे कहा कि भाई आप ये खिचड़ी है चाटू, वर्तमान भाषा में बोले अपन चमचा, चमचा। तो चमचे से हिलाओ। जी इस बात पे भीम को क्रोध आ गया, तो भीम ने वो मटकी उल्टी डाल दी और उसी मटकी को आज इस डोंगरी के रूप में माना जाता है। जी भीम ने क्रोध में जो मटकी की ढकनी है वो फेंकी, तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक दखनी नुमा छोटी आकृति है जो सेम इसी पत्थर से बनी हुई है। जी और चाटू को माना जाता है कि चाटू को गुस्से में भीम ने इतनी दूर फेंका कि नागौर में एक जगह पड़ती है छोटी खाटू, जी। वहाँ पर आज भी चाटू नुमा ही पहाड़ है जिसकी आकृति सेम चाटू जैसी है। जी। ये दंत कथा प्राचीन काल से चली आ रही यह है। दंत कथा प्राचीन काल से चली आ रही है। गांव के उत्तर दिशा में प्राचीन बालाजी महाराज का मंदिर है डूंगरी के ऊपर, तो इस मंदिर का इतिहास भी जानते हैं। सर, इस मंदिर की स्थापना हरदेव सिंह जी के द्वारा की गई थी या उसके बाद में कोई अन्य शासक के द्वारा की गई थी? इस मंदिर की स्थापना दुर्ग के साथ ही ठाकुर हृदय राम जी द्वारा की गई थी। जी अपने राजस्थान में एक प्रचलन है कि जब भी किसी क्षेत्र की स्थापना की जाती है जी। तो क्षेत्रपाल के रूप में एक देवता को स्थापित किया जाता है। तो अधिकतर राजस्थान में क्षेत्रपाल के रूप में भैरू जी महाराज की स्थापना की जाती है जहाँ पे बलि लगती है। जी लेकिन चूंकि हृदय राम जी परम वैष्णव थे और राम भक्त थे, जी तो उन्होंने क्षेत्रपाल के रूप में मुंड्रू के अंदर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। यह आप जो मूर्ति देख रहे हैं ये उस समय 7 पवित्र नदियों की मिट्टी लाकर उस मिट्टी द्वारा निर्मित की गई थी। जी। और परम चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं और तीज का मेला यहाँ का प्रमुख त्योहार है। जी। पूजा कौन कर रहा है वर्तमान में? वर्तमान में शंकरदास जी महाराज यहाँ के महंत हैं। जी। राजाओं का काल था, उस समय भी ब्राह्मण परिवार के द्वारा ही की गई थी पूजा, या उसी समय से लगातार आप शंकरदास जी महाराज का जो परिवार है वही सेवा कर रहा है, उनके पूर्वज करते आए थे। वर्तमान में शंकरदास जी महाराज यहाँ के महंत हैं। और क्या विशेषता है मूर्ति की सर, चमत्कार को लेके? चमत्कार को लेके बहुत बातें हैं। यहाँ एक बार यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर की आंखें चोरी कर ली गई थी। जी। तो दूसरे या तीसरे दिन तो मतलब लोगों ने से कहा कि अगर वास्तव में हनुमान जी में शक्ति है तो वापस वो चोर दे के जाएगा। जी। तो आंखें मिल गई थी। एक बार यहाँ से चांदी की गदा चोरी हो गई थी। चांदी की गदा चोरी होने के लगभग 2 या 3 महीने बाद वो गदा वापस मिली और जो चोर था उस गदा को कुएं में फेंक के चला गया था। वहां से पुलिस ने बरामद किया। उस चोर ने 27 चोरियां की थी और 27वीं चोरी यहीं पे की थी और उसके बाद वो पकड़ा गया। 26 चोरी में वो सफल रहा। यहाँ चोरी करने के बाद में वो पकड़ा गया। असफल रहा। आप जो ये दुर्ग देख रहे हैं 1622 के समय जब हृदय राम जी ने स्थापना करवाई, उसमें जो ठाकुर साहब का परिवार था वो दुर्ग के अंदर रहता था। बाकी सैनिक लोग रहते थे दुर्ग के अंदर। बाकी जो और परिवार थे वो इसी डोंगरी के तलहटी में बसा करते थे। उस समय बिल्कुल छोटा गांव हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ी और गांव का विस्तार हुआ तो गांव अपनी दक्षिण दिशा में जो मूल दूरी से लगभग 200 से 300 मीटर दूरी पे जगह है वहाँ पे स्थानांतरित हो गया। जी। दर्शकों, जो ये दृश्य देख रहे हो, हम खड़े हैं गांव के उत्तर दिशा में
पहाड़ी का जो मेन शिखर है वहाँ पे दुर्ग से दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और ये आज का जो वर्तमान में बसा हुआ गांव पहाड़ी की तलहटी से 100 मीटर दूर दक्षिण दिशा में बसा हुआ गांव है। एक समय जो पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था प्राचीन गांव। सर, जो मंदिर के सामने ये गोल आकृति दिखाई दे रही है, इस पे जो आज लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं, इसके पीछे क्या दंत कथा जुड़ी हुई है? हुकुम, ये यहाँ पे एक पैर का निशान और एक घोड़े के पैर का निशान है जी। तो जो मानव पैर का निशान है उसको बताया जाता है कि ये पांडुपुत्र भीम के पैर का निशान है। जी जी। और उन्हीं के जो अश्व के पैर का निशान है उनके नज़दीक में आप अगर गौर से देखेंगे जी जी। तो आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल मानव पैर की आकृति में पैर बना हुआ है और उसके पास बिल्कुल घोड़े का पैर बना हुआ है। जी जी। एक बार जहाँ नई इमारतें 50 से 60 वर्ष नहीं टिक पाती है, जी। आप 425 वर्ष पुराना ये गढ़ देखिए। आज भी ये इतने कालखंड के थपेड़ों के बाद में मुगलिया सल्तनत से लेके वर्तमान सल्तनत तक आज भी इसी पहाड़ी पे अपने रोब के लेके यूं ही आज खड़ा हुआ है, जी। जो शौर्य गाथाओं का प्रतीक है। जी। हमारे सहयोगियों जी का कहना है कि ये गढ़ लगभग 400 से 450 वर्ष पहले बना हुआ है और समय संरक्षण के अभाव से जर्जर सी अवस्था में देखने को मिल रहा है। और ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपको दिख रहा है ये पुराने चुने पत्थर ईंटों से बना हुआ है और ये गवाह दे रहा है कि ये गढ़ आज का नहीं, लगभग 500 वर्ष पहले का बना हुआ गढ़ है। बालाजी महाराज का मेन प्रवेश द्वार है, वहाँ पे प्राचीन काल से जो ढोल नगाड़ा बजाने वाले कलाकार अपने जो हस्ते कला है उसको जीवित रख के आज भी जो प्राचीन काल की कला को जीवित कर रखा है। तो इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? साहब, मेरा नाम सीतर जी है। आप जो अपनी कला है ये कतिक साल से चली आ रही है? तो साहब, हमारे जो दादाजी थे ना, तो वो बजारे थे यहाँ। जी। जो तीजों का गणगौरे का यहाँ मेला बते थे, तो वो बजारे थे पहली। हाँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ बैठते ही मेरे को 5 साल हो गए साहब, ये नगाड़े बजाते हमारे को 5 साल हो गए भगवान के दरबार में। अच्छा अच्छा। बजाते यहाँ, इसकी ड्यूटी दे रहा हूँ भगवान के। आपके दादाजी पिताजी वही ही काम करते यही काम करते थे। अच्छा। और इसी गांव के अंदर जो राजपूती भूमि है ना, उसमें भी जाते थे जी। और उसके पास ही बजाते थे। और यहाँ मंदिर में जो तीजों के गणगौरिया का मेला भरते थे यहाँ डूंगरी के ऊपर, तो उसी के अंदर ही वो बजाते। मंदिर में भगत लोग आवे, सेवक लोग आवे, वह आपकी जो कलान देख कर काई मन में सोचे, काई मन में विचार बड़ी आवे? पसंद होते हैं, बस जो हमारी कला देख के बड़े पसंद होते हैं। या आते हैं जो दूर के बगल लोग जो हमारी बजाते देख के और बड़ी पसंद होती है साहब। अच्छा। देखो नीचे नहीं डालो, गाड़ी खड़ी है सामने, गाड़ी जय हो श्री बालाजी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम सिया राम सिया राम। दर्शकों, जो ये दृश्य आप देख रहे हो ये मुंडरू गांव का दृश्य है और हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर परिसर से इस गांव का दृश्य। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये बालाजी महाराज का रास्ता है और ये प्रवेश द्वार है। एक समय यहाँ राजा महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था, राजा महाराजाओं का गढ़ हुआ करता था, जो आज इस गढ़ का कुछ भाग शेष बचा है, बाकी क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ये गांव खाटू श्याम जी कोटपुतली मार्ग है उसके
किनारे बसा हुआ गांव है। बहुत ही सुंदर और विशाल क्षेत्रफल में बसा हुआ गांव है। आपके गांव में सर आम के पेड़ हमें बहुत दिखाई दे रहे हैं। इनके पीछे क्या कारण है कि इतने आम के पेड़ होने के कारण क्या है? हुकुम, मैं आपको बताऊं कि हमारे एरिया में 2 गांव ऐसे हैं जिन गांव का नाम नहीं लेते हैं। जी एक गांव है मऊ, जी जिसको डूंगरी वाला गांव कहते हैं, और जो जहां आप खड़े हैं मुंडरू में, इसको आमो वाला गांव ही बोलते हैं। जी जी पूरे शेखावाटी परिसर में चिराना, लोहागढ़जी और मुंडरू, ये 3 एरिये अपने आम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का अचार 5-5 साल तक खराब नहीं होता है। जी एक ज़माने में मुंडरू की अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र ये आम के पेड़ रहे हैं। 1990 के दशक में लाखों में यहाँ आमों के बगीचे बिका करते थे। जी जी। और यहाँ की केरी जो प्रसिद्ध केरी है, यूपी, अपने दिल्ली जी और अपने जो राजस्थान में तो जाती है, हरियाणा तक की हमारे यहाँ की राजस्थान, ये हमारे गांव की केरियाँ जाती है। गांव का प्राचीन कुआं है। गांव की स्थापना हुई उसी समय कुएं की स्थापना की गई थी, कुएं का निर्माण किया गया था। तो इस कुएं का इतिहास हमारे सहयोगी है, इनसे जानते हैं। सर, बात करते हैं इस कुएं को लेके। तो इस कुएं का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गाँव के साथ? जब गांव की स्थापना हुई उसके बाद में जैसे जनसंख्या का विस्तार हुआ, अन्य लोग गांव में रहने के लिए आए, तो पेयजल की समस्या प्रमुख समस्या थी। जी आसपास से हालांकि नदी निकलती थी, लेकिन यहाँ पे नदियाँ बारहमासी नहीं थी, जी जिस वजह से ठाकुर साहब ने कुएं का निर्माण कराया। ये गांव का प्रथम कुआं है। इसको सावला कुआं नाम से जाना जाता है। जी और आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पे रस्सियों के निशान इन पत्थरों पे पड़े हैं, जो दर्शाते हैं कि ये लगभग 400-450 साल पहले जो था उसकी याद दिलाते हैं आज भी हमको। और एकमात्र उस समय पेयजल का स्रोत ये कुआं था। जी। पेयजल के अलावा कोई कृषि वगैरह भी होती थी इससे? हाँ, यहाँ पे कृषि, ये जो पूरा एरिया है यहाँ आसपास वाला, इसको पूरे ज़मीन को ही शाह वाला नाम से जाना जाता है। जी। उस समय में यहाँ इसके द्वारा सिंचाई भी की जाती है। इसके नज़दीक में राजपूत शमशान घाट स्थित है। जी जी। और क्या विशेषता जुड़ी हुई है? पनगढ़ कुआं, मेन पनियारी कुआं यही था। जी जी। गांव का ये सेकंड चौक है। सर, बात करते हैं सेकंड चौक को लेके। तो इसकी क्या विशेषता जुड़ी हुई है गांव के साथ? हुकुम, इस चौक को गणगौरी चौक नाम से जाना जाता था। जी जब गणगौर की सवारी कोल्डी चौक से निकलती थी, जी तो वो गणगौर की शाही सवारी कोल्डी चौक से निकलकर यहाँ तक आती थी, इसलिए इसको गणगौर चौक नाम से जाना जाता था। जी। गांव का ये पुराना बस स्टैंड है। सर, बात करते हैं इस पुराने बस स्टैंड को लेके। तो इसकी क्या विशेषता जुड़ी हुई है गांव के साथ? हुकुम, पहले यातायात की समस्या बहुत अधिक थी, जी तो जहाँ बस स्टैंड होता था उसके आसपास ही मार्केट विकसित हुआ करता था। तो गांव का समृद्ध जो मार्केट था उस ज़माने में वो यहीं पे था। जी और यहाँ पे जो सारे रूट की बसें हैं वो यहीं पे मिला करती थी। जी। बाद में यहाँ से शिफ्ट करके जो अजीतगढ़ और श्री माधोपुर सड़क है उस पे बस स्टैंड को शिफ्ट कर दिया गया। गांव का मेन मुख्य पुराना बस स्टैंड था ये। मुख्य पुराना स्टैंड था और मुख्य बाजार यहीं पे था। जी। सर, बात करते हैं जो वर्तमान में गांव, नया गांव बसा हुआ है, जो अभी मूलतः गांव बसा हुआ है। प्राचीन गांव वहाँ पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था, और आज जहां हम खड़े हैं अभी, ये मूल गांव, मेन गांव बसा हुआ है आज। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ठाकुर साहब हृदय राम जी की जो संतानें थी, जी, तो वो जब दुर्ग से निकलकर, उनके 5 संतानें थी, जिनमें सबसे बड़े चंद्रभान सिंह जी, उनके बाद अमरभान सिंह जी, उनके बाद में हरभान सिंह जी, उनके बाद में उदयभान सिंह जी, और उनके बाद इंद्रभान सिंह जी। जी जी। तो जब 5 संतानों ने अपना परिवार विस्तार किया तो वो गांव के अंदर आके यहाँ पे बस गए। जी जी। साथ में जो सहयोगी जातियां थी वो भी, उस समय जो व्यवस्था होती थी कि जातिगत तौर पे गांव की संरचना होती थी, तो सहयोगी जो जातियों के लोग थे वो भी उन्हीं के नज़दीक अपने अपने कॉलोनियों के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके बस गए। जी। सर, बात करते हैं राज परिवार को लेके। राजकाल था उस समय, गांव जो अपना पहाड़ी है उसकी तलहटी में और पहाड़ी के ऊपर गढ़ बना हुआ था। गांव वहां से उठकर यहाँ बसा। उस समय कितने समय तक यहाँ राजकाल रहा? डूंगरी के बाद में लगभग 1652 ईस्वी के लगभग यहाँ पर जो गांव था वो मूलतः शिफ्ट हो चुका था। जी। और उस समय फिर यहाँ पर जो निर्माण कार्य करवाया गया, उनके पुत्रों द्वारा निर्माण कार्य कराया गया। जी। और जो मंदिर वगैरह जो थे वो उसी समय, उसी कालखंड के दौरान में सारे मंदिर वगैरह यहाँ पे प्रमुख जो मंदिर है वो उस समय बनाए गए थे। जी। लास्ट राजा थे, कौन थे राजा राजकाल? यहाँ पे जो हृदय राम जी के बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे चंद्रभान सिंह जी। जी जी। तो उनका जो वंश है, हृदय राम जी के बाद में चंद्रभान सिंह जी हुए। चंद्रभान सिंह का जो वंश है
वो आज ही उनको टिकाई ठाकुर के रूप में आज भी उन्हीं का जो परिवार है वो उन्हीं को माना जाता है। जी। हरदे राम जी की कितनी रियासत थी इस गांव के? हृदय राम जी के अंडर यहाँ पे 5 गांव आते थे, जी। जिसमें प्रमुख है मुंडरू और नज़दीकी गांव है लिसाड़िया, बागरियावास, ढाल्यास और आबास। ये प्रमुख 5 गांव उनके अंडर में आते थे। जी। प्राचीन काल में राजकाल में गांव वाले अपने राज परिवार को अपने आप में कैसे देखते थे? राज परिवार तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ बहुत लंबी चौड़ी जागीरें तो नहीं थी, लेकिन जो यहाँ के ठाकुर साहब का स्वभाव था जी, जी। वो बहुत मृदुल स्वभाव के धनी थे और बहुत ही ऐसा स्वभाव था, जनता के साथ ऐसा जुड़ाव था कि अपनत्व जो था, जैसे पिता और पुत्र का जो संबंध होता है जी। वैसा ठाकुर साहब और आम जनता के बीच में था। जी। सर, आपके गांव की आज़ादी में क्या भूमिका रही है? आज़ादी के समय जो ये मुंडरू ठिकाना था वो प्रमुखतम जयपुर के अंडर आते थे। जी। जयपुर कच्छाओं की रियासत रही है, तो जयपुर में यहाँ के जो लोग थे वो जयपुर सेना में कार्य करते थे। तो जयपुर दरबार का जो आदेश हुआ करता था जी। उसके अकॉर्डिंग कार्य रहता था। लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम चला अंग्रेजों के दौरान में और शेखावतों में डूंग जी, जवाहर जी, बलजी बूढ़ जैसे लोगों ने बगावत कर दी अंग्रेजों से, उस समय जो इनका सहयोग हुआ करता था वो मुंडरू के ठाकुर साहब ने हमेशा किया है। जो ऐसे डकैत के रूप में रहे जिन्होंने अंग्रेजों का नुकसान किया है, उसमें यहाँ के लोगों की प्रमुख भूमिका रही। अंग्रेजों के लिए हम सदैव उनका नुकसान करने के लिए और उनको खदेड़ने के लिए तत्पर रहे। जी। गांव में कोई स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति रहे? गांव में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मूल सिंह जी शेखावत साहब रहे। उन्होंने वीरगति प्राप्त की द्वितीय विश्व युद्ध में। और मैं आपको बताऊं, महारानी विक्टोरिया ने उनको बकायदा सम्मान के रूप में एक पत्र और भेजा था। आज़ाद हिंद फौज से थे और सुभाष चंद्र बोस ने भी उन्होंने प्रशस्ति पत्र उनको प्रदान किया था। जी। आज़ादी के बाद में कोई इस गांव में शहीद? आज़ादी के बाद में ठाकुर साहब मान सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए आर्मी में रहते हुए, उन्हें भोमिया जी के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा भैरू राम जी वीरगति को प्राप्त हुए, उनके नाम पे यहाँ का जो विद्यालय उसका नामकरण किया गया है, शहीद भैरू राम राजकीय माध्यमिक विद्यालय। उनकी कोई मूर्ति वगैरह? मूर्ति अभी 3 जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तीनों की मूर्तियाँ यहाँ नहीं है। मंदिर के रूप में मूल सिंह जी का झुंझार जी का मंदिर और मान सिंह जी का भोमिया जी का मंदिर है। गांव में सर प्राचीन काल में आजीविका का साधन क्या था और आज वर्तमान में आजीविका का साधन क्या? प्राचीन काल में ये एक उन्नत समृद्ध प्रदेश रहा है। कृषि के अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी की उन्नत व्यवस्थाएं थी, जमीन जो थी वो उपजाऊ थी, तो कृषि जो यहाँ का था वो प्रमुख इनकम सोर्स रहा है। उस ज़माने में आमों के और बाकी भी फलों के बगीचे हुआ करते थे, वो प्रमुख इनकम सोर्स था। धीरे धीरे जैसे पानी की किल्लतें बढ़ने लगी, जल स्तर गिरने लगा, तो अब यहाँ के सैकड़ों लोग हैं वो राजकीय सेवाओं में हैं, जिसमें सर्वाधिक जो राजकीय सेवाओं में उनमें अध्यापक के वर्ग में सर्वाधिक यहाँ के लोग हैं। जी। गांव में आपके प्राचीन काल में कोई ऐसा प्रसिद्ध बाजार रहा है? प्राचीन काल के समय तो अब देखो गांवों में तो कोई खास बाजार वगैरह रहा नहीं करता, लेकिन फिर भी ये जब गांव बसा उससे पहले यहाँ निर्माण चौहानों का शासन हुआ करता था। उस समय में जो बाजार था उसी को ठाकुर साहब ने वापस डेवलपमेंट कराया था, जिसको निर्माण बाजार ही आज बोला जाता है। वो प्राचीन समय का अच्छा बाजार रहा हुआ है। जी सर, आपके गांव में प्राचीन काल में मुख्य फसल, जो प्रसिद्ध गांव की फसल क्या थी और आज वर्तमान में प्रसिद्ध फसल क्या है सर? यहाँ की मिट्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गेहूँ, जौ, बाजरा, सरसों और चने की फसल बहुत अच्छी होती है। जी। तो ये यहाँ की प्रमुख फसलों के रूप में रही है। जी। गांव में साक्षरता को लेकर बात करते हैं, साक्षरता कितनी प्रतिशत है सर गांव में? गांव में साक्षरता लगभग वर्तमान में 90% के लगभग है। प्राचीन समय से ही, हालांकि शेखावाटी पूरा बेल्ट ही साक्षरता में समृद्ध रहा है, तो प्राचीन समय से ही यहाँ साक्षरता का स्तर अच्छा रहा है। जी। गांव में त्योहारों को लेकर चर्चा करें तो आपके गांव का कोई प्रसिद्ध त्यौहार? यहाँ पे गणगौर का जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। उसके अलावा तीज का त्यौहार है, वो डूंगरी पे उसका मेला लगता है। प्रमुख मेलों में यहाँ पे तेजाजी का मेला लगता है और जानकी नवमी के दिन यहाँ पे नरसिंह लीला का महोत्सव होता है, जो प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा है। आज जैसे चांदपोल बाजार में
जयपुर भी हुआ करता है वो महोत्सव। वो लगभग 350 साल पुराना महोत्सव है, जहाँ से आसपास के गांवों के लोग उस महोत्सव को देखने के लिए आते हैं। जी, आपके गांव में सर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, त्यौहार हो गए, उनमें महिलाओं का क्या योगदान रहता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यहाँ पे जो एक अपन कहें कि लैंगिक भेद वो नहीं है, यहाँ पे शिक्षित वर्ग है महिलाओं का, और महिलाओं की भागीदारी पूर्ण रूप से पुरुषों के समान रहा करती है। जी, आपके गांव में महिलाओं की वेशभूषा है वो क्या है मुख्य? महिलाओं की वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा यहाँ की रही है। सभ्यताओं से, संस्कृति से जुड़े हुए लोग रहते हैं, पारंपरिक वेशभूषाओं को महत्व देते हैं। जी, पुरुषों की क्या वेशभूषा है? पुरुषों की आजकल समय के अनुसार जो है वो पारंपरिक वेशभूषा तो नहीं रही, फिर भी जो त्योहार वगैरह रहते हैं उन पर पारंपरिक वेशभूषा के रूप में पूरा गांव उपस्थित रहता है। जी, आपके गांव की ऐतिहासिक स्कूल? हमारे गांव की ऐतिहासिक जो स्कूल है, जिसका वर्तमान में अब तो समन्वय कर दिया गया है, बाकी पंचाली के चौक में जो एक खंडर था, अभी खंडर के रूप में है, वो प्राचीन स्कूल रही हुई है। जी, गांव में आज़ादी के बाद, आज़ादी से लेके आज तक कितना परिवर्तन हुआ है? आज़ादी से लेके वर्तमान तक काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। आज़ादी के समय जो था, यहाँ पे अधिकतर जो मकान थे वो कच्चे मकान मिला करते थे, खेतों में जो लोग रहते थे वो कच्चे मकानों में रहते थे। अब आप देखोगे तो चारों तरफ एक पक्के मकान, समृद्ध बाजार आपको देखने को मिलेगा। और बाजार तो आपको क्या बताऊँ कि मुंडरू जो बाजार है वो आसपास के लगभग 10-15 गाँव का सेंटर रहने की वजह से मूल रूप से विकसित हुआ है। जी, आपके गांव की, मुंडरू गांव की तहसील पे विधानसभा में क्या विशेषता है? किस विशेषता से जाना जाता है आपका गांव? श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जो बड़े गांव है उनमें जैसे महरौली है, मुंडरू है, ये प्रमुख तौर पर आते हैं। तो जो यहाँ का वोट बैंक है वो किस तरफ जाता है, एक बड़ा फैसला विधानसभा के चुनाव में करता है। जी, इस वोट बैंक के अलावा कोई ऐसी खास पहचान आपके गांव की, कोई फसल के लिए हो गई या कोई शहीदों के खास लिए पहचान मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया आमों के बारे में, तो श्री माधोपुर की मंडी में जो केरियां बिकती हैं वो आज भी ऐसे बिकती है कि मुंडरू की केरियां, तो उनका अलग भाव हुआ करता है। सामान्य केरी अगर 40 रुपए किलो है तो मुंडरू की केरी 100 रुपए किलो श्री माधोपुर मंडी में बिकती है। जी, गाँव में मूल भौतिक सुविधा को लेकर चर्चा करें तो आपके गाँव की मूल भौतिक सुविधा है कैसी है? मूल भौतिक सुविधाओं से संपन्न है मुंडरू गांव, जैसा आपने भी देखा होगा। चारों तरफ अच्छी व्यवस्थाएं की हुई है और एक समृद्ध रूप से बसावट है गांव की। आपका गांव जो खाटू श्याम जी और अजीतगढ़ के बीच में हरदे में बसा हुआ गांव है, रिंगस के तलेटी के पास में बसा हुआ गांव है, तो पास में धार्मिक स्थली है, बड़ी धार्मिक बड़ा स्थान है खाटू श्याम जी। उससे आपके गांव में आर्थिक व्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ा है? खाटू श्याम जी की वजह से बहुत मूल रूप से मैं कहूँ कि जो मार्केट डेवलप होने का कारण है वो खाटू श्याम जी है। क्योंकि जो हरियाणा और दिल्ली के लोग जाते हैं जिस रास्ते से, वो मुंडरू से होके निकलते हैं, तो मुंडरू में भी श्याम मंदिर और बाकी डूंगरी जो बालाजी मंदिर है ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुए हैं। तो यहाँ पे जो बाहरी दर्शनार्थी आते हैं वो रुकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट ने समृद्ध रूप लिया है, होटलें विकसित हुई है और अन्य जो बाजार है वो भी विकसित हुआ है। जी, सर आपके गांव की कोई प्राचीन परंपरा दंत कथा जो आज भी चली आ रही है? प्राचीन दंत कथाओं में तो अब जो डूंगरी से जुड़ी हुई दंत कथाएं हैं जी, वही मूल रूप से प्रचलित है कि यहाँ साहब ये महाभारत कालीन है और ये अंदर से पूर्ण रूप से खोखली है। इसके अंदर साधु संत रहते हैं, इसके अंदर आरती होती है, आरती की ध्वनि सुनाई देती है, आदि दंत कथाएं हैं इसके बारे में। जी, आपके गांव में सर मीराबाई का क्या संबंध रहा है? हुकुम मैं आपको बताऊं कि अपन जिस मंदिर के आगे खड़े हैं जी, ये मंदिर पुराने समय में मुकुंद महाराज का मंदिर होता था। जी, ये ठाकुर जी का छोटा विग्रह है जो मीराबाई द्वारा सेवित ठाकुर जी थे मेड़ता में, वो कालांतर में मुंडरू में आए। और चूंकि उस जमाने में पर्दा प्रथा हुआ करती थी, तो जो राजपूत समाज की औरतें हैं वो चौक के अंदर नहीं जाती थी, तो दोपहर में जो भजन करती थी, इस हेतु जो ठाकुरानी सा ने है वो अंदर ही, दरवाजे के अंदर ही इस मंदिर का निर्माण कराया था और मुकुंद महाराज की स्थापना कराई थी। वर्तमान में वो मूर्ति जानकी नाथ जी के मंदिर में
शिफ्ट कर दी गई है। राजस्थान में मीराबाई द्वारा सेवित 2 ठाकुर जी के विग्रह है। एक आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है, जो मान सिंह जी मूर्ति चित्तौड़ से लेके आए थे, वो मीराबाई द्वारा सेवित थी। और जो ये विग्रह है ये मेड़ता से मुंड्रू में आया हुआ है। सर बात करते हैं आपका गांव जब गढ़ से जो पहाड़ी से यहाँ आके बसता है तो ये मुख्य चौकों में से आपका चौक आता है, तो इसकी क्या विशेषता जुड़ी हुई है गांव के साथ? हुकुम, इस चौक को वर्तमान में कोल्डी चौक नाम से जाना जाता है। कोल्डी शब्द कोटड़ी का अपभ्रंश है जी। तो जब रावले की स्थापना हुई तो रावले के बाहर एक चौक की व्यवस्था प्राचीन काल में की जाती थी, जहाँ से जो भी मेहमान वगैरह आते थे तो जो कोई घोड़ों पे आते थे, ऊँटों पे आते थे, उनको वहाँ पे रख दिया जाता था। और वहाँ पे जो आप देख रहे हैं दरवाजा है, यहाँ पे मेहमान वगैरह जो है वो पहले बाहर आके बैठते थे। ये जो चबूतरे बने हुए हैं, यहाँ पर जो रावले के लोग थे वो विराजते थे। और इसके अंदर राजपूत समाज की पूरी बसावट जो है इस दरवाजे के अंदर हुआ करती थी। और इसके बाईं और दाईं साइड ब्राह्मणों की बस्तियां थी। इसके समक्ष से जो एससी समाज के आगे आप देखेंगे गणगौरी चौक, पुराना गणगौरी चौक है, उस तरफ एससी समाज की बसावट रही है। और इसके दक्षिण की तरफ अन्य समाजों की बसावट रही है। तो आसपास के एरिया में है मुंड्रू को छोटी काशी नाम से भी जाना जाता है, जैसे जयपुर को छोटी काशी जाना जाता है, हमारे एरिया में मुंड्रू को छोटी काशी जाना जाता है। यहाँ पे 50 से अधिक संख्या में मंदिर है जी। इस बिहारी जी के मंदिर का क्या इतिहास है सर? ये जब गांव में पहाड़ी से तलहटी में से यहाँ आकर जब बसा, उसके बाद में इस मंदिर की स्थापना की गई। जी जी। तो जैसे प्राचीन समय से होता आया है कि जैसे मेवाड़ राजघराना स्वयं को राजा ना मानकर एक लिंग जी को मानता है, जयपुर राजघराना गोविंद देव जी को मानता है, उसी प्रकार ठाकुर साहब ने स्वयं को यहाँ का मालिक ना मानकर बिहारी जी को मुंड्रू का राजा घोषित किया। और बिहारी राजा नाम से आज भी ये प्रसिद्ध है। पुराने ज़माने में इसी के सामने न्याय का दरबार लगता था। ठाकुर साहब द्वारा यहीं पे फैसले किए जाते थे, जो आज़ादी के बाद तक वो परंपरा चालू रही थी। अगर संदिग्ध अवस्था होती थी, कोई झूठ बोल रहा है, तो उसके लिए विधान था कि वो मंदिर के अंदर जाके वो शब्द बोल दे। और अगर वो झूठ सच में अगर उसने झूठ बोल ली है तो उसको भगवान जो ठाकुर जी है वो साक्षात पर्चा देते थे और उसको ऐसी पीड़ा देते थे कि आज तक गांव में खोप है कि इस मंदिर के अंदर चढ़कर कोई भी झूठ नहीं बोलता है। क्या ये परंपरा आज भी चल रही है? ये परंपरा आज तक कायम है जी। सर इस मंदिर का क्या संबंध है रेवासा पीठ से? रेवासा के जो पूर्व महंत थे राघवाचार्य जी महाराज जी, तो 1982 के लगभग जब राघवाचार्य जी मुंड्रू पधारे, वहाँ पर उनके कोई स्थितियाँ रेवासा में बनी होगी, जिसके कारण वो यहाँ पे आके उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। गांव वाले अति प्रसन्न हुए कि भाई राघवाचार्य जी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो वो यहाँ पर उस समय 3 महीने तक रुके थे। सभी को उन्होंने गुरु उपदेश प्रदान किया था। गाँव वालों ने कृतज्ञता से उनको यहाँ पर आम के पेड़ उस जमाने में दान में दिए थे और उनको पालकी पे बैठा के पूरे गांव में घुमाया था। आप जो आपके पीछे एक कमरा बना हुआ है, यही राघवाचार्य जी का उस जमाने में निवास स्थान हुआ करता था। और अंत समय तक भी राघवाचार्य जी की जो यादें हैं वो मुंड्रू से हमेशा जुड़ी हुई रही थी। यहाँ राघवाचार्य जी की रेवासा के राघवाचार्य जी की सिक्कर के अंदर दुकानें थी, 11 दुकानें थी जी जी। उन पे लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो मुंड्रू में उनके एक सहयोगी रहे थे बजरंग सिंह जी शेखावत साहब जी। तो राघवाचार्य जी ने बोला कि बजरंग सिंह जी मेरी दुकानें हैं, अगर आप छुड़ा सको तो छुड़वा दो। तो बजरंग सिंह जी गुजरात पुलिस से रिटायर्ड थे, वो वहाँ पे बंदूक लेके गए और वो कब्जा सिक्कर बाजार से उन्होंने छुड़वाया। और जिसने कब्जा कर रखा था उसको ठाकुर साहब ने पकड़ लिया कि जब तक महाराज नहीं आते तब तक नहीं छोड़ूंगा, या नाक कान ले जाके रेवासा चढ़ाऊंगा। फिर राघवाचार्य जी ने कहा कृतज्ञता कि वो पहुंचे जल्दी से जल्दी और उसको छुड़वाया। तो बहुत पुरानी और भरपूर यादें राघवाचार्य जी के मुंडे से रही है। जी जी। गांव का राधा कृष्ण जी का प्राचीन मंदिर है। सर बात करते हैं इस मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गाँव के साथ? ये मंदिर राधा वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है जी। जिस संप्रदाय से वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज जुड़े हैं उसी संप्रदाय का ये प्राचीन मंदिर है। इसका आसपास में सबसे बड़ा मंदिर नीम का थाना में था। उसके बाद में ये मंदिर हुआ करता था। उस जमाने में ठाकुर साहब करण सिंह जी ने संतों को यहाँ पे लाके बसाया और यहाँ पे स्थापना करवाई पूरे मंदिर परिसर की। यहाँ पे गुड़साल वगैरह हुआ करती थी, गुरुकुल चला करते थे। ठाकुर साहब करण सिंह जी ने उस समय सैकड़ों बीघा जमीन मंदिर के लिए दान में दी और यहाँ पे एक समृद्ध परंपरा राधा वल्लभ संप्रदाय की रही है जी। और क्या विशेषता जुड़ी हुई है सर इस मंदिर की?
उस जमाने में आवागमन के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। जी। तो यहाँ पे जो महंत हुआ करते थे उनके लिए घोड़े रखे जाते थे और यहाँ पे बांधे जाते थे। एक लंबा क्षेत्र है, आगे भी आप देखोगे इसके अंदर चारे डालने की और पूरी व्यवस्था है, और यहाँ पे 10-20 घोड़े रह सकते हैं, इतनी व्यवस्था की गई थी। जी। ये है मुंडरू गांव का मुख्य मेन चौक, जहाँ सेकंड गांव आके बसा था पहाड़ी की तलहटी से। गांव के वरिष्ठ नागरिक भी हमारे सहयोगी हैं, तो इनसे भी 2 शब्द सुनते हैं गांव के बारे में। नमस्कार सर। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सज्जन सिंह है, जी। आर्मी से रिटायर्ड हूँ। जी सर, आपका गांव मुंडरू है। आप अपने आप में जब से आप समझदार हुए हो, आपका गांव आज़ादी से लेके आज तक कितना परिवर्तन हुआ है? देखो, मैं जब से समझदार हुआ हूँ, 18-19 साल का मैं सेना में चला गया। जी। हाँ, तो वहाँ पर मैंने 40 साल उम्र की सर्विस की जी। और फिर उससे रिटायर्ड हो गया। जी। हाँ, तो आप कैसे देखते हो गांव को अपने आप में? आज़ादी के बाद में इसमें कितना परिवर्तन आपने देखा है? परिवर्तन यही है, कुदरत का बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। जी। वो क्लाइमेट चेंज हो गया, बिल्कुल वातावरण बदल गया। न सर्दी टाइम पर, न गर्मी टाइम पर, जी। जी। न बरसात टाइम पर। जो वनस्पति है पूरा बर्बाद हो गई, जी। और खाने पीने की सब चीज़ों में वो बहुत परिवर्तन हो गया। हाँ, दवाई छिड़कने से उन जहर मिल गया। जी। न पानी शुद्ध है, न खाना शुद्ध है। सर, आपके गांव में कोई ऐसा योगदान रहा है? राम मंदिर में भी आ रहा है। 90 बाणों की कार सेवा की थी जी। मैंने और इनके पिताजी ने। यहाँ से राजपूत गए थे 4-5, जी। और मैं ब्राह्मणों में गया था और पिरोथों में भी गया था। 7 आदमी गए थे यहाँ से। जी। 90 और 92 की कार सेवा मैंने की है। और जो बाबरी मस्जिद का वो थाना ढांचा गिराया था ना, उस टाइम पर मैंने ईंट भी मैं लेकर आया था। और फिर बाद में वो गुम्बद गिरी ना, उस पर लिखा हुआ था बाबर का वो लेख। उस बाबर का लेख को यानी कि मैंने ही अठवाया था कि ये फिर राम जी कोर्ट में आएंगे। जी। उसको तुड़वा करके और नदी में डलवा दिया था। जी। और 90 में हमने यानी बहुत परेशानी की थी, क्योंकि उसने तो मुलायम सिंह तो ये कह दिया था कि पर परिंदा मार नहीं सकता, कार से क्या आ सकते हैं। और फिर भी हम गए थे अयोध्या में। गांव के दक्षिण दिशा में प्राचीन तालाब बना हुआ है। इस तालाब का इतिहास जानते हैं सर, बात करते हैं इस प्राचीन तालाब को लेके। तो इस तालाब का किन परिस्थितियों में खुदाई की गई इस तालाब की? शेखावाटी अंचल में जो पानी के संरक्षण के लिए जो व्यवस्था की जाती थी, जी। तो उसके लिए जोड़ा खुदवाया जाता था, जिसमें बारिश का पानी आके इकट्ठा हो जाता था। जी। तो अक्सरतः जो भूमि का ढलान होता है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। जी। जी। तो मुंडरू के भी दक्षिण दिशा में ये जो जोड़ा बना हुआ है, इसको छाजू वाले जोड़े नाम से जाना जाता है। वर्तमान जो आप देख रहे हैं, इसका पुनर्निर्माण कराया गया है। जी। जी। हालांकि वर्तमान में जो गांव का पूरा वेस्टेज पानी है वो भी आता है, लेकिन प्राचीन समय में जब था कि जब गांव में नालियां वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पे जो बारिश का पानी था वही इकट्ठा हुआ करता था, जो पेयजल के भी काम में आता था। जी। गांव के दक्षिण दिशा में तेजाजी महाराज का मंदिर है। सर, बात करते हैं तेजाजी महाराज के मंदिर को लेके। तो इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? इस मंदिर की स्थापना लगभग 50 वर्ष के लगभग हो गए इसको स्थापित हुए यहाँ मुंडरू में। जी। और चूँकि ये कृषि समृद्ध प्रदेश रहा है, तो खेती में अक्सर जो यहाँ पे काला सर्प पाया जाता है, कोबरा प्रजाति का, तो सर्पदंश की घटनाएं अधिकतर हुआ करती थी। तो तेजाजी के नाम लेके, तेजाजी की राखड़ी बांध के उस जमाने में खेती की जाती थी, हल जोते जाते थे। और अगर किसी को सांप ने डस लिया है तो यहाँ तेजाजी के देवरे पे लाने के बाद उस सांप का जहर उतर जाता था। जी। गांव के दक्षिण दिशा में प्राचीन 2 सती माताओं का मंदिर है। तो आज इनकी महिमा मंडल हमारे सहयोगी हैं, इनसे जानते हैं। सर, बात करते हैं सती माता के मंदिर को लेके। तो इनकी क्या महिमा मंडल है? ये प्राचीन मंदिर है, लगभग 1547 ईस्वी विक्रम संवत आपके हो गई 1604 के लगभग का मंदिर है। उस समय मुंडरू गांव की स्थापना भी नहीं हुई थी। जी। उस समय का ये मंदिर है। निर्वाण चौहानों के ये जो सती माता है वो थी। उस समय में एक सती होना सामान्य सी बात थी, कोई वर्तमान समय में हालांकि सरकार द्वारा प्रतिबद्ध है, लेकिन उस जमाने में हुआ करती थी। इनके जो पति थे वो युद्ध में देवलोक हो गए थे, तो उनके शरीर पे ये सती हुए थे। उस समय एक सूर्य की प्रकाष्ठा हुआ करती थी योद्धाओं द्वारा। जी। जी। कौन से समाज से सती हुए? ये निर्वाण चौहान समाज से थे।
जी, दोनों ही। दोनों ही। जी, इनका कोई चमत्कार जो आज पूजा हाँ, जाता है? वर्तमान में इनका मैं चमत्कार बताऊं आपको कि जो मस्सों की प्रॉब्लम होती है, चेहरे पे जो काले काले मस्से पड़ जाते हैं, जी, जी। उसके लिए आज भी आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ पे 7 फेरी देने वालों के मस्से खत्म हो जाते हैं। जी, कोई तो और- दर्शनार्थी यहाँ पे मन्नत पूरी होने पर झाड़ू चढ़ा के जाते हैं। जी, इनके अलावा कोई और देवी शक्ति? इनके अलावा प्राचीन मान्यता है कि जब गांव में चोर आया करते थे, जी, जी। तो सती माता यहाँ गांव में पहले आह्वान कर देती थी कि गांव में चोर आ गए हैं। जी, फिर चोरों को लगा कि हर बार हम आते हैं और पकड़े जाते हैं, तो चोरों ने किसी तांत्रिक विधान के द्वारा कुछ ऐसा कृत्य किया कि लोग कहते हैं उसके बाद में सती माता ने आह्वान करना बंद कर दिया। जी। ये गांव देवी नगरियों के नाम से जाना जाता है। सर, बात करते हैं इस मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या रहस्य है? ये जो भगवान नरसिंह का विग्रह है जी। ये बिल्कुल नरसिंह भगवान है, वो रुद्र रूप में हुआ करते हैं। जी, तो जब मुंड्रू में इनकी स्थापना कराई गई तो इनको शांत स्वरूप में स्थापित किया गया उस समय। जी, और जानकी नवमी के दिन नरसिंह लीला महोत्सव मुंड्रू में आयोजित किया जाता है। और गांव का सबसे भव्य जो प्रोग्राम होता है वो होता है, उसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों की झांकियां निकाली जाती है और रामचंद्र भगवान के चारों भाइयों सहित उनको पालकी में झुलाया जाता है। प्रातःकाल भगवान जो नरसिंह भगवान है उनका अवतार प्रातःकाल आता है और वो हिरण्यकश्यप का वध करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जी। मुंड्रू गांव में रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास जानते हैं सर? बात करते हैं रामानंद संप्रदाय मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गांव के साथ? ये रामानंद संप्रदाय के यहाँ एक संत हुए थे। जी, तो उन्होंने यहाँ पे कठोर तपस्या की थी। बाहर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उसके बाद में धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार हुआ, उनके चमत्कारों को देखने के लिए लोग आने लगे। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होने लगा और ये जो वर्तमान जिस जगह खड़े हैं इस मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। बाहर जो हनुमान जी का मंदिर है वो प्राचीन मंदिर है। यहाँ के जो महंत थे राम लखन दास जी, वो अभी उन्होंने 10-15 दिन पहले उनका साकेतवास हुआ है। और यहाँ पे बहुत समृद्ध परंपरा रही है रामानंद संप्रदाय की। राजस्थान के अंदर रेवासा और गलता जी, उसी की भांति यहाँ जालपाली में भी बहुत समृद्ध रामानंद संप्रदाय के संतों की परंपरा रही है। जी। गांव का प्राचीन श्री श्याम का मंदिर है। मंदिर का इतिहास पुजारी जी से जानते हैं। जय श्री राम पुजारी जी। पुजारी जी, बात करते हैं श्री श्याम मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का जो खाटू श्याम जी मंदिर है उसके साथ में क्या संबंध है? देखिए, संबंध की बात ऐसा है जी, कि सबसे पहला मंदिर ये है। ये विक्रम संवत 1656 में निर्मित है। जी, इसके बाद में रिंगस मंदिर बना है। जी, रिंगस मंदिर के बाद में खाटू मंदिर बना हुआ। जी। इस मंदिर की और क्या विशेषता है? आस्था लेके जो भी आ रहा है उसके काम हो रहा है। जी। गांव के अलावा कहाँ के लोग, भगत लोग यहाँ पहुँचते हैं? इंडिया का कोई कोना बाकी नहीं है जहाँ से यहाँ यात्री नहीं आते। जी। पास में उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं तो इधर से संघ पैदल यात्रा लेके आते हैं। सब ध्वजा चढ़ा के जाते हैं, जी, चाहे एक ध्वजा ही चढ़ा के जाए, जी, चढ़ा के जाते हैं, फिर आगे जाते हैं। जो भी फागुन में यात्रा लेके निकल रहे हैं, जी, जी, पहले यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद में रिंगस दर्शन करेंगे, फिर खाटू दर्शन करेंगे। जी। आपका क्या कहना है सर? ये प्राचीन मंदिर है, जो मूल मंदिर है वो बेसमेंट में स्थित है। जी, और उसके पश्चात उसी मूर्ति को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। जो खाटू के महंत हुए थे आलू सिंह जी, 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 वो भी यहाँ श्री श्याम जी की सेवा करने के लिए पधारे थे। ये प्राचीन मंदिर है। ये 3 मंदिर यहाँ मुंड्रू में मंदिर है, रिंगस में मंदिर है और फिर खाटू में मंदिर है। तीनों लाइन से मंदिर है। तो जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो तीनों मंदिर में धोख लगा के जाते हैं और सबकी मन्नतें पूर्ण होती है। पूजा के बारे में क्या कहना है पुजारी जी आपका? पूजा यहाँ पे 5 टाइम की पूजा होती है। जी, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, ग्वाला आरती और शयन आरती। जी। और कुछ? यहाँ पे बाबा की 2 शीश की पूजा होती है। जी, एक नीचे है, एक ऊपर है। ये जो शीश नीचे वाले मंदिर से निकले हुए हैं 1981 में। नीचे वाला मंदिर 1981 में निकला हुआ, बना हुआ कब का ये किसी के बारे में कोई डिटेल नहीं है। जी। नीचे दर्शन करके देख सकते हो।
जैसा कि दर्शकों हमने आपको बताया, गांव का प्राचीन श्री श्याम भगवान का मंदिर है। उस मंदिर के नीचे तलघर है। तलघर में जो भूगर्भ से निकली हुई प्राचीन मूर्ति है श्री श्याम की, तो इस मूर्ति का भी इतिहास जानते हैं पुजारी जी से। 1981 में निकला हुआ है ये पूरा संपूर्ण मंदिर, खुदाई के दौरान पूरा निकला हुआ है। एक्चुअली मेन रास्ता था वहाँ पे, जो रास्ता बंद करवा दिया। जी। जैसे ऊपर परिक्रमा है वैसे नीचे भी थी, और ये छवि ऊपर विराजमान थी, और ऊपर जो छवि है ये यहाँ से प्रकट हुई थी, तो उनको जो छवि है उसको ऊपर विराजमान करवा देगा। ऊपर जो छवि थी इनको यहाँ, क्योंकि बुजुर्ग बताते हैं कि जो प्राचीन स्थान होते हैं भगवान के खाली नहीं छोड़ सकते। सर, आज हम आपके गांव मुंडरू में आए और मुंडरू का इतिहास हमारे सहयोगी रहे दीपेंद्र सिंह जी, इनके नेतृत्व में जाना है। और इन्होंने बताया कि हमारे गांव में होम्योपैथी जो काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं उनसे भी आपको मिलाते हैं, तो उनमें आपका एक नाम निकल के आया। तो सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय करवाइए। मेरा नाम मोहनलाल है जी। शर्मा हूँ, जी। और पहले अध्यापक था। जी। उस समय भी सेवा का मुख्य वो था, जी। सेवा करता था। और उसके बाद के अंदर रिटायरमेंट हुआ। जी। उसके बाद में सेवा की मेरी इससे तो पहले ही थी, तो ये हुआ कि अब गांव छोड़ दें जी। और बाहर कहीं चल कर के सेवा करें। जी। गांव के बहुत से 70 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, वो सब मेरे पास पढ़े हुए हैं। जी। मैं 18 वर्ष तो मऊ में रहा हूँ जी। और 16 वर्ष मुंडरू में रहा हूँ, 2 साल 2 बार में। जी। जी। बाकी दूसरी जगह रहा हूँ। जी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, आपकी जो उम्र का इतनी उम्र है पाने का राज क्या है? उम्र का तो ऐसा है कि जो सरकारी सेवा की वो तो की है। जी। उसके बाद में भी आने के बाद में मैं निठल्ला नहीं बैठता था। यहाँ ये कुआं है जी। वो हमारा वो पारिवारिक है पहले से ही। जी। तो यहाँ ना टाणियों वगैरह में जो हैं उनसे जाना, उनकी बात सुनना, उनकी सहयोग करना, सेवा करना, ये मेरा मुख्य रहा है। जी। आप होम्योपैथिक भी हो एक, और ये आपके मन में विचार कब आया और किसने प्रेरित किया आपको? ऐसा है कि सेवा का मेरा उद्देश्य था। मैं पहले जब सर्विस करता था जी। उस समय भी थैला रखता था अपने पास। जी। तो स्कूल में भी कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसी समय वो टीचर कह देते कि साहब जाओ वहाँ गुरुजी के पास से दवा ले ले भैया। जी। जी। रास्ते में कोई मिल गया तो वहीं हम पहले पैदल जाते थे। उसके बाद में हमने साइकिल शुरू की जी। और फिर बाद में बसों से आने लग गए जी। उस 18 वर्ष के पीरियड में। जी। जी। स्कूल के अंदर भी यही होता था कि हमारा ये था, जब मैं आया मऊ के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर, सरदार वहाँ लगाया था मेरे को काशी का बास। जी। तो जमनाथ जी का गांव है। हाँ जी। वहाँ रहा 1 साल तक। जी। फिर यहाँ म्यूचुअल करा करके आया। तो जब आया तब ये देखा कि अपन ने गलत जगह पकड़ ली है। अपन 1 साल से ज़्यादा नहीं रह सकेंगे यहाँ। जी। जी। क्योंकि नेताओं की विचारधारा यहाँ उस समय बीजेपी की थी मऊ के अंदर। जी। उजागर सिंह जी इनके जी। चाचा थे, दीपेंद्र सिंह जी के। हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जी। फिर भी उनकी चलती थी। जी। उनको इनकी जी हजूरी अपने से होगी नहीं और ये हम उनको रहने नहीं देंगे। जी। वो दिन में 2 बार हमसे मिलते थे। जी। उनका जो फार्म हाउस था वो स्कूल के पीछे था आगे, तो हम जाते थे। जी। जी। उस समय भी वो हमसे मिलते थे। अगर उन्होंने रामा श्यामा की तो हमने भी कर ली। वो अगर पास से निकल गए तो हम तो उनके पीछे पीछे नहीं जाते थे। बस उससे सार से निकल जाते थे। पूछते थे वो बच्चों को, अरे मुंडरू वाले, तो वो कहा करते थे कि बच्चे तो क्या पता सा, हमारे तो पीरियड लगता है उसके साथ ही क्लास में आ जाते हैं।
तो ये तो हमको तो पेशाब करने भी नहीं जाने जी। देते हैं सर ऐसी। जी सर, आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कौन से दौर में देखा? यानी ये वो पहले से ही करता था। एक बार की बात है कि हम रिंगस में बैठे थे, जी। तो रिंगस में एक वैद्य जी थे, तो उनके साथ तो हमारे मामा जी थे ढालियास के सरपंच। जी। तो उनके पास बैठे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने टेलीफोन किया उनको कि साहब उनके पास गाड़ी थी। जी। उस ज़माने में उनके यहाँ ये हैंडलाइन, ये वो मोबाइल भी थे उसके, लगा रखा था टेलीफोन। जी। तो उनके साथ चला गया, तो वहाँ एक मरीज को देखने गए थे वो। तो ये ऐसी घटना घटी कि हम पहुँचे, उससे पहले ही वो ख़त्म हो गया। खेत के अंदर उनका एक घर था, 2 घर थे बस, वो वहाँ पर लोग बार गुड़ा कर रहे थे। तो वैद्य जी ने वहाँ जा कर के वो खड़े हो गए, और फिर 2 आदमी वहाँ से आए। तो आने के बाद में उन्होंने साहब ये तो ऐसे हो गए। जब तक उनको कुछ नहीं दिया उस समय तक वो वहाँ से हटे नहीं। तो मेरे दिमाग में ऐसी हुई कि ये तो बड़े निकृष्ट आदमी हैं, इससे क्या हो सकता है। अजी उनकी अगर ये इच्छा थी तो बाद में उनको ये कहा था कि भाई कभी आओ तो वहाँ मिल लेना मेरे से। जी। लेकिन उन्होंने वो पैसे लेकर के ही वहाँ। जी। तो मैं पहले से ही करता था, बताया नहीं। लेकिन वो आ कि ये तो बड़ा निकृष्ट धंधा है। जी। लेकिन वो फिर विचार आया कि साहब अपन तो फ्री सेवा करते हैं, उसमें क्या है, उसमें क्या है, वो तो पैसा ले उसके है अपने। तो जब मैं टीचर था उस समय भी साथ में थैला रखता था, कोई रास्ते में भी मिल गया तो उसी समय वहाँ रोक करके और उनको दवाई की पुड़ी बांध के दे देता था। तो मेरा तो बचपन से ही सेवा का है। जी। जी सर, आप बचपन से लेके आज तक, बचपन से लेके और आज तक हाँ, अपने आप में कितना मतलब क्या क्या परिवर्तन देखा आपने? ऐसा है कि मेरा का तो जो सेवा सर्विस करनी वो तो करनी ही करनी। जी। बाकी दूसरा उद्देश्य सेवा का था कि समाज की, जब मैं रिटायर हुआ जी। 90 के अंदर, तब कई ऑफर आए, कई हमारे यहाँ आकर के आप काम कर लो, ऐसा कर लो। इसके अलावा उन्होंने, लेकिन जो मेरे शिष्य थे, यहाँ क्या है कि मैं कुछ ही लोगों का वैसे कुलगुरु भी हूँ, जो ब्राह्मणों का भी हूँ, राजपूतों के भी हम कुलगुरु हैं। जी। तो हमारा सम्मान वैसा ही होता है। तो उस समय लोग बागों ने कहा, पंडित लोग थे, उन्होंने कहा हमारे साथ चला करो साहब। भाई कहीं नहीं जाना है, बस समाज की सेवा करनी है, हमारा उद्देश्य यह है। जी। तो मैंने मेरी घरवाली से कहा कि भाई चल गांव छोड़ देते हैं, बाल बच्चे सब सक्षम हो गए, कमाते खाते हैं। तो उसकी राय रही कि नहीं, घर तो छोड़ के नहीं चले, यहीं कर लो आप कुछ। तो वो इस प्रकार की जब ये बात होने लग गई तो लोगों को मालूम हुआ कि जो साहब जा रहे हैं। जी। तो पढ़े हुए जो बच्चे थे उन्होंने कहा साहब वहाँ जा कर के क्या करोगे कहीं भी आप। जी। तो उन्होंने फिर ये निर्णय लिया कि वो यहीं कर लो ना आप। तो बस मैं तो, मेरा रिटायरमेंट 31 मार्च को था, जून तक रह सकता था। जी। लेकिन मैंने वहाँ स्टाफ को कहा मेरे को तो आज ही आप रिलीव कर दो, बस नहीं करनी। उन्होंने कहा कि जून तक तो रहो, अब क्या दिक्कत है। जी। नहीं, मेरे को रहना ही नहीं, बस रिटायरमेंट तो होना है, उसके बाद में जो कुछ होगा सब हो जाएगा, सो बाद में हो जाएगा। जी। आज ही कर दो मेरे को तो। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि समाज की सेवा करें, जी। अपने काम में
होता ही ना भरते। और जब भी बताऊँ आपको मेरी बात की, जब मैं यहाँ था, ये कोई सन 53-54 की बात है जी यहाँ राजपूतों का गांव है। जी तो उसमें ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के बच्चे थे जी वो पढ़ने के लिए कहते थे कि साहब हम पढ़ेंगे। राजपूतों का ऐसा था कि नहीं साहब हमारे बच्चों के साथ बैठ करके नहीं करते। वो काफ़ी उसका हुआ, जनाब साहब मैं कर दूँ इसका इलाज, आपका आपकी भी और इनकी भी। इस स्कूल के बाहर आप छप्पर बांध दो एक, समझे कि नहीं? जी तो हमारी को तो कोई दिक्कत नहीं है इनको पढ़ाने में। तो ये पढ़ेंगे तो हम तो यहाँ आएंगे तो यहाँ पढ़ा देंगे इनको। अब वो 1 साल तक तो रहा और फिर आगे वो बैठने शुरू हो गए, सब जाने लग गए क्लासों में। जी ऐसा ही तो मेरा तो पहले से ही है। जी। आपका सबसे प्रिय विचार कौन सा है? आपके सबसे प्रिय विचार? बस समाज की सेवा करना, लोगों की जिस भी रूप में। अभी मैं इस स्थिति में हूँ कि मैंने अपने जीवन के अंदर स्कूल में रहा तो स्कूल की पूर्ण सेवा की है। जब भी कोई संकट आया है तो उसके लिए वो मैं आगे रहता था। यहाँ रहा तब भी, कहीं भी रहा तो। जी आपको जीवन की एक घटना बताऊं कि मैं चला के अंदर था। जी ये कोई 58-59 की बात है। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ साहब बस वहीं स्कूल के अंदर वो स्टैंड पर थी स्कूल, जी वहीं से 100 आस-पास के लोग थे। हम रहते थे 5-4 आदमी जो दूर के थे वो। जी तो हमने वहाँ पर जा कर के एक बार क्या हुआ कि मैं बीएड करने के लिए वहीं से गया था जी सरदार शहर। तो सरदार शहर के अंदर गया तब ये दिसंबर वाली छुट्टियाँ आई, उनमें आया था। तो मेरे माताजी के बुखार हो गई। जी तो ऐसी स्थिति में मैंने उनसे पूछा कि भाई अब छुट्टियाँ पूरी हो गई, जाऊँ कि नहीं? मैं कहा जाऊँ, मैं निका हूँ। उन्होंने कहा तो मैं वहाँ पर चला गया। अब वो उसके भाई थे जी एक चाचा के लड़के, बताया ना वो सरपंच। जी जी तो उन्होंने यहाँ आए थे तो उन्होंने मेरी माताजी ने कहा कि भाई शाम मोहन को कह दे कि तू वो आ जाए। जी नहीं, मैं पूछ के गया था, 4-5 रोज ही थे मेरे को एक में। जी जी अब उन्होंने कहा कि टेलीफोन से बात करा तू मेरी खचोट से। जब उसने एक वो यहाँ चौधरी था श्री माधोपुर के एक्सचेंज के अंदर, लोग कहते साहब सरपंच साहब अभी कराता हूँ। तो उन्होंने कॉलेज के नंबर देख करके लगाए तो वहाँ पर घंटी बजती रही। शाम की बात थी, शाम को करीब 7-8 बजे की। जी तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि सब कोई उठा नहीं रहा है, कि यार उनको समाचार तो मिले तभी हो। जी तो फिर कहते तो उनके जो प्रिंसिपल है उसके कॉलेज उसके घर लगाओ। तो उसमें घर में भी लगाया, उसमें भी कोई नहीं उठाया। तो इसके कहते समाचार तो इनको मिले तब भी पार पड़े। तो कहते तू ऐसा कर कि जो ऑपरेटर है जी जो इस समय ड्यूटी पर, उससे कह दे कि वो सुबह जाए तो एक कागज़ लिख करके दे जाए और वो सुबह 9 बजे स्कूल खुले उसमें वो पहुंचा दे। अब वो दूसरा जब सुबह बदला 7 बजे तो जी 9 बजे का था वो। तो उन्होंने उस समय वो चेंज हुआ, उसको भी वो कह गए। तो उसने भी एक तीतरी के अंदर कागज़ के अंदर लिख करके दे दिया मेरे को वो दोनों मिले। तो मिलते ही मेरे को वो थोड़ा हुआ कि भाई माता जी तो बीमार हैं, समाचार आया तो चलना ही है। तो वहाँ मैं वाइस प्रेसिडेंट था, क्योंकि वो उससे
गोलियों से निकाला था तो मेरा नाम निकल गया। हम 200 थे टीचर वहाँ ट्रेनिंग के अंदर। तो मैं वहाँ पर उन प्रिंसिपल साहब मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। तो उनके ऑफिस में गया तो ऑफिस में वो थे नहीं। तो उसी एरिया के अंदर हम रहते थे, उसी के अंदर उनका क्वार्टर अलग था जी। तो वो वहीं चल कर के मिलते हैं उनसे। तो रास्ते में मिल गए, रे भाई क्या बात है पंडित जी। तो उन्होंने कहा साहब ऐसे आपको भी टेलीफोन आया था मेरा, और वहाँ भी आया और कोई उठाया नहीं कि भाई मेरे वाला भी ख़राब हो रहा था। तो साहब मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा यार आपकी तो परीक्षा चल रही है। मैंने उनको स्पष्ट कहा है कि देखो परीक्षा है, मैं सर्विस कर रहा हूँ जी। मैं अगली साल आकर के परीक्षा दे लूँगा, जी। मेरे को ये मंजूर है, लेकिन मेरी को माता जी बीमार है, मैं जाऊँगा। तो साथ साथ चले गए। उन्होंने कहा ये पेपर तो दो आप, बाद में मेरे से मिल लेना। मैंने घंटा भर के अंदर वो पेपर दिया और दे करके आ करके मैंने प्रिंसिपल कह जाओ आप वार्डन से कह जाओ। मैं 2 बजे वहाँ से एक बस मिली मेरे को, जो 7 बजे ला करके उसने सीकर मेरे को छोड़ा। फिर सीकर से दूसरी बस पकड़ी तो करीब 8:30 बजे मैं रिंगस पहुँचा। और रिंगस पहुँचने के बाद में फिर मैं श्री माधोपुर आया। वो ट्रेन आती थी उसमें बैठ करके, और वहाँ से उतर करके और फिर यहाँ पैदल मुंडरू मतलब 16 किलोमीटर है, यहाँ पैदल आया। रात के 2 बजे यहाँ पहुँचा। और पहुँचने के बाद में जब मैंने उस कमरे के किवाड़ों को खिटखिटाया तो कौन है, तो मैंने रावाले में। तो मेरे बड़े भाई बोले अरे इस समय कहाँ से आया है तू? कर मैं सरदार शहर से आया हूँ। तो उन्हें अरे 2:30 बज रहे हैं। बहुत परिवर्तन हो गया उस समय में आज के समय में। जी। 2:30 बज रहे हैं, साधन वगैरह नहीं थे उस समय। जी। जी। तो फिर वो 5 रोज बाद में ख़त्म हुई। अगर आपको अपने भगवान अपने इष्ट आपको फिर से मनुष्य जीवन दे तो आप अपने भगवान से क्या मांगोगे कि मुझे भी जो इस जन्म में दिया वो अगले जन्म में दे मुझे? नहीं तो भगवान से मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को मोक्ष दे बस। अगर फिर से आपको भगवान ने नया जीवन मनुष्य जीवन दे इस जीवन के बाद में फिर से, तो क्या मांगोगे? मेरे तो वही है कि जो कुछ हो उसमें मेरे को तो सेवा करने का मौका मिले। जी। मेरे हाथ सिर्फ सेवा के लिए उठाए। आपका गांव मोंडरू है। वैसे तो हमने आपके गांव मोंडरू के बारे में हमने हमारे सहयोगी हैं उन्होंने हमको बताया है, बारीकी से लगभग बताया है। फिर भी आप अपनी वाणी से संक्षिप्त में एक छोटी सी लाइन में हमें फिर से दर्शा दीजिए। तो उसका तो ऐसा है कि गांव की प्रगति हो। जी। नहीं, आपका गांव कोई विशेष आपकी विधानसभा क्षेत्र में, सीकर जिले में, अपने राज्य में, देश में कोई एक विशेष पहचान के नाम से आपके गांव की पहचान हो? हमारे गांव की तो एक तो ये डोंगरी है जी। वहाँ पर बालाजी का मंदिर है जी। और उसकी खासियत है कि वो एक पत्थर की है। जी। वैसे तोड़ नहीं, वो उसमें बने हुए हैं। जी। एक पत्थर की है। और जब ये गांव बसा था उस समय का ही उसका परकोटा है। जी। अब तो खान सुधर गया वो कुछ। जी। जी। उसमें बुर्ज हैं और वहाँ पर पहले अब उसमें काफ़ी सुधार हो गया। जी। अब तो पेड़ियाँ वगैरह बन गई। जी। उनके ऊपर वो टीन शेड भी हो गया। जी। मैंने भी उसके अंदर अभी में 3-4 साल पहले गया था। जी। पहले जाया करता था मैं वहाँ। उस समय व्यवस्था वगैरह नहीं थी, पानी की पहले से ही बनी हुई थी। जी। 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 कुंड वगैरह। नहीं, आप अपने गांव को आज़ादी के बाद में कितना परिवर्तन देखते हो अपने गांव में? अब तो सारा ही परिवर्तन हो गया। जी। ऐसा हो गया कि पहले राजपूतों का गांव था। जी। तो उस समय इनका
वो प्रभुत्व था। जी, राजाओं का राज था, राजकाल था उस समय, राज शासन हाँ, था। बाकी सब वो रहते थे। जी, ये गांव चाहते में थे, शिक्षा का प्रचार प्रसार कब आया? ऐसा है कि वो प्राइमरी स्कूल तो मतलब काफ़ी पहले से ही, जी, और उसके बाद में जो मिडिल स्कूल बनी वो सन 50 के अंदर 51 में बनी। जी, वो भी क्या हुआ कि एक विशेष घटना है जी, कि हमारे और मरोली के वो भी चाहते थे कि हमारे यहाँ मिडिल स्कूल हो, जी, और हम भी चाहते थे। तो हमारे गांव के एक तो अध्यापक थे, जी, वो पीटीसी वीटीसी करे हुए थे, जी, उनके भी थी। और जो दूसरे एक राजपूतों के थे, सुगंध सिंह जी, जी, वो शीर्षासन वगैरह क्या करते थे। तो वो दोनों गए थे जी, कि भाई अपने ही हो। जी, तो ऑफिस खुला, उससे पहले वो वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने ठाकुर साहब ने कहा कि यहाँ पर मैं शीर्षासन कर लेता हूँ। जी, तो जब वो ऑफिस खुला तो इंस्पेक्टर आया तो वो पैर सिर नीचे पैर ऊपर कर रखे थे। तो आते थे, ये क्या हो रहा है, क्या कौन है, क्या है? जी, ए भाई उनको कहो ये उतर जाए। तो साहब ये कहते स्कूल के बनवाने के लिए इनको कहो इन्हीं के यहाँ बनेगी, जी, ये इसको बंद करें। फिर वो मिले उनसे, तो साहब ने कहा नहीं साहब आप ही के बनेगी, आप निश्चिंत रहो। जी, तो फिर वो मिडिल स्कूल यहाँ मुंडरू में खुली और दूसरी साल फिर महरौली में खुली। जी, आप सीनियर सिटीजन हो गांव के। गांव में जब आज़ादी का दौर चल रहा था, भारत देश आज़ाद हो रहा था, उस समय गांव में कोई आपका साथी, आपका कोई सीनियर जिसने भूमिका निभाई हो आज़ादी में? नहीं, उस समय तो ऐसा था नहीं। जी, इसलिए नहीं था कि वो राजपूतों का शासन था, तो उससे लोग बाग ऊपर नहीं उठते थे। किसी के मन में हो तो वो कहता भी नहीं था। जी, और हम तो ऐसा था कि जब उस समय वो चुनाव हुआ, पहला चुनाव, जी, तो उस समय राजपूत बने थे जी, सरपंच। वो आदमी भले थे, हमारे पड़ोसी थे, जी, लेकिन उनके नाम के से क्या होता था कि ये राजपूतों के जो बच्चे होते थे वो किसी से झगड़ा कर लेना और कर लेना कुछ उस एम के अंदर। आपके गांव में सबसे पहले चुनाव कब हुए? ये पहला चुनाव तो शायद 62 में हुआ ना भाई, पंचायत का चुनाव 62 में हुआ। हाँ, शायद बस। मेरा अंतिम प्रश्न सर आपसे ये है, आपके गांव मुंडरू के सभी लोग, सर्व समाज एक भाईचारे से रहते हैं, कोई राजनीतिक द्वेषता रखते हैं? नहीं, राजनीतिक द्वेषता तो देखो, राजनीतिक द्वेषता तो चलती है। जी, यानी पहले यहाँ सरपंच था और ब्राह्मण था, जी, और उनसे पहले राजपूत थे। जी, फिर उनका विरोध हुआ और वो एक ब्राह्मण बना। जी। नहीं, वो तो आती जाती रहती है पार्टियां, वो तो है, जाहिर सी बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तो जैसे कोई दो समुदाय आपस में टकराव लाते हैं, कोई दो जातियां आपस में भिड़ती है, या सिर्फ वो एक राजनीति जो चुनते हैं राजनेता को वहाँ तक सीमित रहती है, या वो अन्य समय तक भी वो दौर रखते हैं अपने आप में गांव वाले? नहीं, गांव वालों का तो ऐसा है कि सब जो चुनाव होता है उस समय होते हैं जी, बाकी अन्य टाइम, अन्य समय पर हाँ, बस सभी वो भाईचारे अपना प्यार अपना है। मोहब्बत से रहते हैं। काश्तकार वर्ग ज़्यादा और SC ST की जी, है। एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है, हाँ। आपके समय में बचपन से लेके आज तक अपने गांव के त्यौहार हैं, उनमें कितना परिवर्तन आपने देखा है? नहीं, पहले के तो ऐसा था कि परिपाटी तो वैसे ही की जाती है। जी,
लेकिन उस समय था वो इनका राजपूतों का होने के कारण से वो जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनका उपयोग करते थे, होते थे। अब भी वैसा ही होता है वो बनने को, लेकिन वो अब तो लाइन पीटी जाती है और पहले से वो होता था जो वैसे होता था। कोई आपके गांव का ऐसा त्यौहार जो प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है और या वो आज जीवित है या मर्त हो चुका है? कोई ऐसा है कि ये त्योहार, एक तो ये श्याम जी का मंदिर है जी ये पुराना है, वो डूंगरी का मंदिर है जी वो पुराना है। जी उसके तो श्रावण में मेला भरता है वो पहले वाले तो वहाँ अच्छा रहा, आजकल तो नाम का ही होता है, कोई उनका रहा नहीं जी बाकी। जी। आपके गांव की कोई ऐसी खास परंपरा जो आपके पूर्वजों ने चलाई, वो परंपरा आज भी जीवित है? नरसिंह लीला महोत्सव। वो नवमी के अंदर, वैसाख के अंदर जी एक लीला होती है, नरसिंह लीला। जी मुख्य रूप में तो जितने अवतार हैं 24 अवतार सबका निकलता है। जी वो झांकियाँ निकालते हैं, एक अलग परिवार है वो उसमें काम करता है जी और उसमें वो शाम को शुरू करते हैं 8-9 बजे जी और सुबह तक वो चलता है। उसमें संगीत वगैरह भी होते हैं जी वो होते हैं उसी प्रकार के। ये प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा। हाँ, ये परंपरा चली आ रही है। दर्शकों, ये था गांव अपना मुंडरू धाम।